बच्चों, ठीक है। जैसे कि चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, टेम्परेचर पढ़ लिया, टेम्परेचर के साथ उसके प्रॉब्लम भी हमने 2-3 बुक कर लिए थे। उसके बाद हमने गैस के पैरामीटर पढ़े थे, फिर गैस ला क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज हम पढ़ने वाले, उसके बाद हमने पढ़ाया था कि बॉयज़ ला क्या होता है। तो गैस ला में हमने क्या पढ़े थे, 4 पैरामीटर पढ़े थे कि 2 को वेरिएबल रखेंगे, 2 को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो उस हवाले से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें भी देखते हैं कि सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या है बेटा, चार्ल्स लॉ। कि चार्ल्स लॉ जो है वो हमें क्या बताता है। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि ये हमें क्या बताता है कि बेटा, तो ये हमें बताता है द रिलेशनशिप between the volume, relationship between the volume and temperature is given by Charles in 1787 के अंदर। यानी चार्ल्स लॉ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि चार्ल्स लॉ में क्या बताता है कि रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी रिलेशन क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या क्या है रिलेशन, उसके बारे में बताता है। जिसका नाम क्या था, कब दिया था, 1787 के अंदर चार्ल्स लॉ का संदेश था। तो अब ये तो होगी इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट, वॉल्यूम of given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature at constant pressure, ठीक है। या इसकी स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। यानी प्रेशर को हमने यहाँ पे क्या चीज़ें देखो, क्या क्या वेरिएबल हमारे पास आ गए। बस सबसे पहला वेरिएबल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। हमारे पास मास भी इसमें पैरामीटर आ गया, उसके बाद प्रेशर भी हमारे पास पैरामीटर आ गया और टेम्परेचर भी हमारे पास पैरामीटर आ गया। ये 4 पैरामीटर आ गए। यानी अब हम जो बात करेंगे वो वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे, जबकि नंबर ऑफ मास या नंबर ऑफ मोल जो है हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम आगे लिखना चाहते हैं, लिखा है। तो अब हम इसको सॉरी स्टेटमेंट में लिखा है, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म में जो वर्ड लिखे हैं उसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई ये आ गया आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म, ठीक है। मैथमेटिकली में कैसे लिखोगे, जो चीज़ लिखी है आपने उसको क्या कर देते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं। भाई क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर at constant pressure। अब ये हमने वर्डिंग में लिख दिया, इसको सिंपली लिखने तो क्या लिखेंगे भाई कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ एट, आपके पास क्या है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो जब कोई चीज़ डायरेक्ट होती है तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटा के उसकी जगह कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम इज, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है बेटा, एट कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास है। कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई इस तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट
कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, हमने रेशियो निकाल लिया। अब क्या है, अब देखो एक तो स्टेटमेंट हमारे पास मिल गई, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट अगर देखना चाहें तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं, क्या है, दोनों का रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास एंड टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से भी हम क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट कौन सी आ जाएगी, अगर इसकी स्टेटमेंट हम दूसरी लिखना चाहते हैं तो बेटा इसकी स्टेटमेंट जो होगी वो कैसे होगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, द वॉल्यूम, या ऐसे कर सकते हैं, रेशियो है, दो चीजें डिवाइड हो रही है तो इसको ऐसे लिखें, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas and absolute temperature is constant at constant pressure। ठीक है बेटा, ये इसकी आ गई दूसरी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। दूसरी हमारे पास क्या है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ गई, मैथमेटिकली फॉर्म आ गया। अब ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है। तो ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया जैसे ऐसे। अगर इस ये तो हमने सिंपल एक वॉल्यूम क्या किया, यानी अब वॉल्यूम वास्ते अगर टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। यानी टेम्परेचर दोगे तो एक्सपेंड होगा, टेम्परेचर अगर निकालोगे तो कॉन्स्टेंट होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग। जनरल फार्मूला मतलब क्या है कि जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग कि V1 T1 होगा स्लो प्रोसेस में, उसके बाद V2 T2 होगा, V3 इज इक्वल टू T3 इक्वल टू कांस्टेंट Vn डिवाइडेड बाय Tn। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका जनरल फार्मूला। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, यानी हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर को देते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है पर स्लो प्रोसेस में होता है। ये सेकंड ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ अभी जो है वो क्लियर हो जाएगी भाई कि कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो कैसे होता है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर कहते हैं आइसोबैरिक। यानी वहाँ पे आइसो मतलब सेम, बैरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रेशर जो होता है आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई ये कैसे हो रहा है कि पिस्टन को हीट देते हैं, वो पिस्टन ऊपर जाता है तो उसके अंदर प्रेशर कैसे कांस्टेंट होता है, तो वो हम वहाँ पे सही तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके हमारे पास क्या आ जाती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम इसको मिला के आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम और ग्राफ टेम्परेचर का है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं, कुछ लाइंस बना लेते हैं। भाई ये आ गया हमारे पास वर्टिकल लाइंस और ये हमारे पास आ गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। और हमें पैरामीटर जो होते हैं वो हमेशा पता होते हैं कि बेटा किस पैरामीटर को कहाँ पे रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख लेते हैं बेटा टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम रख लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और ओरिजिन का जो यूनिट होता है वो ओरिजिन पे कोई चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, जीरो होती है। हम कहते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या है, जीरो है। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का हम ग्राफ लेते हैं तो आपको पता है बेटा टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है,
केल्विन होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। पर जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेंगे वो हम क्या लेंगे, सेल्सियस में लेंगे या सेंटीग्रेड में लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो 273.16 सेल्सियस हो रहा है डिग्री, और यहाँ से लेते हुए यहाँ पे बाई क्या 0 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो याद करना यहाँ पे हम केल्विन नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर की बात करते हैं वो हम लेते हैं हमेशा लेते हैं। कभी एमसीक्यूज में आ जाए भाई के 4 सलाम में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों नहीं लेते हैं और केल्विन क्यों नहीं लेते हैं, सेल्सियस क्यों लेते हैं, तो इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्यों नहीं लेते हैं इसका वजन। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो मुझे कुछ ना कुछ इसका जो वॉल्यूम है वो मिल रहा था बेटा। ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो मुझे कुछ ना कुछ इसका जो वॉल्यूम था वो क्या कर रहा था, मिल रहा था। अब ये क्यों होता है, क्योंकि किसी भी मोल्स को अगर 0 डिग्री के ऊपर यानी नंबर ऑफ मोल, कोई भी गैसेज हो उसको नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर 0 डिग्री पे लाओगे तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। वो कितना होगा, 0 डिग्री पे आप कोई भी हाइड्रोजन का ले लोगे, ठीक है, तो उसका होता है, या नाइट्रोजन किसी का भी ले लोगे तो उसका जो होता है, प्रॉब्लम भी है हमारे पास कि 0 डिग्री अगर सेल्सियस पे है तो हमें एटमॉस्फेयर पे कितना होता है, 22.4 dm³ हमारे पास होता है। कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लेते हैं कोई भी गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। तो हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से क्या करते हैं बेटा, T1 से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 से T1 कर दिया, तो वॉल्यूम कहाँ पे पहुंच गया बेटा, सपोज कर लो यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे पहुंचा तो मैंने एक डॉट बना दी, तो भाई सपोज करो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है तो ये डॉट जो है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब मैंने सपोज कर लिया टेम्परेचर T1 से T2 किया, तो मेरे पास जो ग्राफ जो पॉइंट बन रहा था तो वॉल्यूम भी क्या हुआ बेटा, एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम पहुंच गया यहाँ पे V1 था, अब क्या हो जाएगा V2। तो ग्राफ देखो पॉइंट जो मुझे मिल रही है वो बेटा यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, पहले वाली पॉइंट हमारे पास क्या मिल रही थी बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। जब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। तो हमने क्या देखा, जब हमने टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाया तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, और ज़्यादा हमारे पास बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल गया है कि हम किसी चीज़ का यानी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम उसके क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर इसको मैं लाइंस को, आपको पता है फिर क्या करते हैं, इस लाइंस को आप क्या कर लो बेटा, मिला दो। ठीक है, इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। ये तो हमने क्या कर दिया है, पॉजिटिव थॉट की तरफ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं इसको नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाऊं तो बेटा क्या होगा, फिर नेगेटिव वैल्यू की तरफ मैंने आना शुरू किया तो मैंने देखा कि 0, अगर नेगेटिव पॉइंट को मैंने देखा हूं तो कुछ मैंने लाइंस मिलाई है। ये लाइंस कहाँ पे आ रही है, देखो बेटा ये लाइंस आ रही है, ये इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है बेटा, कॉन्साइड कर रही है, यानी वहाँ पे लाइन क्या कर रही है, मिल रही है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ स्केल में हम पढ़ के आए हैं कि जब -273.16 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम बेटा कहते हैं 0 टेम्परेचर। ठीक है, या इसको एक और नाम से जानते हैं 0 टेम्परेचर, या इसको हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, देखो 0 के ऊपर ये देखो बेटा, तो याद करना केल्विन भी कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है केल्विन कभी भी 0 नहीं होता। हाँ सेल्सियस 0 हो सकता है, तो देखो इसके ऊपर क्या है, सेल्सियस के ऊपर ये 0 लगा देते, फिर उसको हम कह देते हैं बेटा डिग्री। जैसे फ़ारेनहाइट डिग्री हो सकता है, फ़ारेनहाइट क्या हो सकता है, 0 में, हाँ हो सकता है, पर केल्विन 0 में नहीं हो सकता। वो आइडियली कह सकते हैं हम, हो सकता है, बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हम बैक में लेके जाएं जब वो 0 केल्विन हो जाए, यानी हमारे पास क्या है कि ये -200 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 केल्विन हो जाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ सेल्सियस को हम कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, यानी देखो आप स्केलर वेक्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी मैग्नीट्यूड हो या कोई चीज़, मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ता है। ठीक है, नंबर उसके क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी तरह ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, यानी 0 केल्विन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। 0 केल्विन भी पॉसिबल नहीं है,
क्या इसकी वैल्यू मैं नेगेटिव ले सकता हूँ? नहीं हो सकती। तो इस वजह से इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो याद करना, तो हमें क्या बताता है भाई? एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपसे पूछे या एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? तो याद करना, एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो -273.16 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू मिलती है, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? केल्विन कहते हैं या जीरो स्केल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, ये तो हमारे पास इससे आ गया। तो भाई क्या फाइनाइट हो सकती है? हाँ, फाइनाइट भी हमारे पास क्या हो सकती है बेटा? पॉसिबल हो सकती है। तो ये हमारे पास आ जाता है ग्राफ, और ये ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब डायरेक्ट रिलेशन होती है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये हमारे पास हो गया चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ के बाद हमने पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, बॉयज लॉ पढ़ लिया था, केस लॉ के अंदर बॉयज लॉ पढ़ लिया था, फिर उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ लिया। चार्ल्स लॉ के हमने दो चीज़ें देखी, क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया, प्रेशर और गिवन मास को हमने क्या रखा था बेटा? कांस्टेंट रखा था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास थर्ड जो है उसके अंदर हम क्या है? एवोगैड्रोस लॉ, थर्ड जो हमने वहाँ पे लिखा था। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, वो क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया भाई। थर्ड लॉ लिख लेते हैं, इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। थर्ड जो हमने पढ़ा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एवोगैड्रोस, ठीक है। अब हमने पढ़ने वाले हैं एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। तो ये भी बेटा पहले रिलेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन जो होती है इंट्रोडक्शन की वो होती है, क्या है कि ये हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। किसने दिया था? कि नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास किसने दिया था? गिवन बाय द एमडीओ एवोगैड्रोस, ठीक है। कब दिया था? 1800 हमारे पास एवोगैड्रोस था 1801 के अंदर इसने ये जो हमारे पास क्या था बेटा? ला दिया। तो ये क्या है? एवोगैड्रोस हमें क्या बताता है? यहाँ पे दो चीज़ें बताएंगे, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स की हमने क्या करने आते हैं बेटा? बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने देखना है, ये तो आ गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद क्या आ जाती है बेटा? इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं बेटा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, तब स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है उसके ऊपर देखते हैं। तो बेटा स्टेटमेंट बहुत ही आसान है कि जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखेंगे? द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी किसके साथ होगा? नंबर ऑफ मोल्स। ब्रैकेट में हम लिखते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स से मुराद क्या है? मास। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे? मास की बात करेंगे एट, क्या चीज़ हम रखने वाले हैं? कांस्टेंट एट कांस्टेंट। गुड, आप बता सकते हो, मुझे पता है, आप बता सकते हो कि क्या चीज़ कांस्टेंट रखने वाले हैं? प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट एट, कांस्टेंट करेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी इसकी स्टेटमेंट। तो पहले इंट्रोडक्शन, द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया था किसने? एवोगैड्रोस 1811 के अंदर हमें बताया था। उसके बाद हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी कि द वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ। यानी देखो, सपोज करो बॉल के अंदर 10 एटम्स रखें या 10 बॉल रखेंगे तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। अगर 20 आएगा तो उसका वॉल्यूम इतना आएगा, 30 आएंगे तो उसका वॉल्यूम इतना आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मासेस बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो इसके ऊपर है। तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट अब मैथमेटिकली आ जाएगा। तो बेटा इसको हम थ्योरेटिकली लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? ये आ गया हमारे पास मैथमेटिकली, ठीक है बेटा। अब मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है बेटा
कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जब डायरेक्ट रिलेशन हटाओगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। कैसे आ जाएगा कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे n डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यानी V डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट क्या रखोगे बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जब रखोगे क्या रखोगे बेटा, कांस्टेंट रखोगे Vn, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये वॉल्यूम एंड ये तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स में भी अगर एक्सपेंड हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो हम इसको जनरल फार्मूले में इसको ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फार्मूले में कैसे कि भाई V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। यानी पहले वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स कम थे तो नंबर ऑफ वॉल्यूम भी कम था, नंबर ऑफ मोल बढ़ गए तो नंबर ऑफ वॉल्यूम भी क्या है, हमारे पास बढ़ गया। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे, इज इक्वल टू Vn डिवाइडेड बाय Nn, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, हमने 3 लॉ पढ़ लिए, बाय स्टेटमेंट भी पढ़ लिए और इसके लॉ भी पढ़ लिए, ठीक है। तो बॉयज लॉ पढ़ लिया, चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया और नंबर ऑफ मोल्स पर। बॉयज लॉ में हमने क्या पढ़ा, प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा था। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम और मास का पढ़ा था। तो हमने दो सब में तीनों लॉ में क्या पढ़े, तीनों फैक्टर के ऊपर पढ़े, यानी 2 वेरिएबल थे, 2 कांस्टेंट थे। अब हम करना चाहते हैं कि वो कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये चारों के चारों आ जाते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो कौन सा है, जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, या जनरल गैस लॉ कहते हैं, या आइडियल गैस लॉ कहते हैं। तब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे। तो बच्चों, तो हमने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो पीछे हम सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और ये जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर देते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पहला कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन होता है, तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas, ठीक है, the product of pressure and volume given of mass of a gas at constant temperature, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एट ए कांस्टेंट एज टेम्परेचर। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया, जिसको हम बताते हैं। अगर जनरल गैस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ कैन बी determine the help of, हम हेल्प लेंगे डिटरमाइन, उसको जाहिर करने के लिए हेल्प लेंगे किसकी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एवो गेड्रोस लॉ, ठीक है। इनकी हम हेल्प लेके करेंगे। तो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो यह आ गया बॉयल्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चार्ल्स लॉ, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है।
तो बॉयज लॉ में हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इक्वेशन नंबर 2। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बेटा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बॉयज लॉ मिल गया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बॉयल, एवोगैड्रोस लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे बेटा, कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब ये कंबाइन करेंगे तो बेटा इसके लेफ्ट साइड पे सबके ऊपर वॉल्यूम सेम है, तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम रख दिया। फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है उसको हमने लिख देते हैं। सबसे पहले प्रेशर के साथ है तो यहाँ पे आ गया प्रेशर, फिर डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ है तो यहाँ पे आ गया टेम्परेचर, फिर डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है एन के साथ, तो ये आ गया एन। तो हम कांस्टेंट करेंगे, यहाँ पे हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है बेटा कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो r, यहाँ पे आ जाएगा t और यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे आ जाएगा p। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रेशर हम देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, p डिवाइड हो रहा है इस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखो pv इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n r t, आसानी हो जाएगी याद करने में हमारे लिए। तो ये हमारे पास आ जाता है जनरल गैस लॉ। देखो बेटा प्रेशर आ गया, और प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि हम ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर चारों के चारों क्या होंगे वेरिएबल होंगे, तो उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं जनरल गैस लॉ। तो बेटा इस आर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसकी बेटा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो याद करना R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेता है एंट्री में या ऐसे जनरल सवाल आ जाता है भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन हमारे पास होती है। तो यहाँ पे एवोगैड्रोस है बेटा, एवोगैड्रोस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, एवोगैड्रोस की हमारे पास Na, इसकी वैल्यू याद करना बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी क्या आ जाती है वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा जनरल गैस लॉ। तो अब ये हमारे पास सारा गैस लॉ हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमने पढ़ने वाले हैं इसकी काइनेमेटिक थ्योरी क्या होती है, उसके ऊपर हम आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो बनाएंगे इसके ऊपर हम बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।